नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं पतन का प्रहार। जहां रूस और यूक्रेन की जंग खतरनाक मोड़ में पहुंचती जा रही है और उसी बीच यूक्रेन ने अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियां समुद्र में उतार दी हैं और उसके बाद से परमाणु हमले का डर भी बढ़ गया है। राष्ट्रपति पुतिन इस युद्ध में कुछ भी करने को आमादा हो चुके हैं और इससे दुनिया भर में युद्ध का खतरा जो है वो अब मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी देशों को धमकाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर अटलांटिक महासागर में अपने परमाणु पनडुब्बियों को रवाना कर दिया है और उत्तर अटलांटिक महासागर के आसपास ही यूरोप के कई ऐसे देश मौजूद हैं जहां पुतिन ने पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी देने के साथ ही एक दिन बाद परमाणु पनडुब्बियों को उतारकर अटलांटिक में भेज दिया है। आपको बता दें कि पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण के कुछ समय बाद ही अपने न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को अलर्ट पर रहने का आदेश जारी किया है। अब कई रूसी पनडुब्बियां जो 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतर गई हैं और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसी पुतिन के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो इसी मसले पर आज हम बातचीत करेंगे। युद्ध का खतरा था, एक बार फिर खतरा जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी देशों को पुतिन की धमकी, इसे समझा जाए। अब धमकी के बाद रूस का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे। मेहमान से हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे। 2014 में क्रीमिया के विलय के दौरान भी पुतिन ने यही रणनीति अपनाई थी और इसी तरह रणनीति का इस्तेमाल किया था। तो दो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी जुड़ गए हैं और रक्षा मामलों के जानकार शैलेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल अनुपम जी से ही लेंगे। अनुपम जी, जिस तरीके से ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, युद्ध लगातार आक्रामक होता जा रहा है, हम सभी ये इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अब कुछ दिन बाद जो है वो युद्ध थम जाएगा। हो सकता है कि दोनों में सुलह हो जाए, बातचीत पर बात आ जाए, लेकिन हम हर बार जब नई चीज लेके बैठते हैं चर्चा में यही सामने आता है कि युद्ध अब और आक्रामक हो गया है। अब पनडुब्बियां रूस ने उतार दी है, अगला स्टेप क्या होगा? देखिए अंशुल, बिल्कुल सही आपने आकलन किया है कि बार बार ऐसा ही लगता है कि युद्ध अब अपने अंत पर पहुंच रहा है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। दरअसल हमको समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो चाहत है वो इस युद्ध से बहुत आगे की है। प्रेसिडेंट पुतिन अपनी उस पुरानी कवायद को पूरा करना चाहते हैं जो 2014 से उन्होंने अपने अपने लिए सोच रखी है, और वो कवायद ये है कि वो ग्रेटर यूएसएसआर, पुराना यूएसएसआर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने पहले कुछ गठबंधन बनाने की कोशिश करी थी। यूरेशियन कंट्रीज के साथ मिलकर के उन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट बनाए थे, जो पुराने यूएसएसआर के पार्ट थे जो कंट्रीज, उनके साथ में एक कोशिश करी थी उन्होंने कि नेटो जैसा एक संगठन बना ले ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको वेस्टर्न पावर के मुकाबले में खड़ा कर सके। लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे और तब उन्होंने अपनी रणनीति को बदला है। अब क्रीमिया के युद्ध के बाद से लेकर के आज तक जो सिचुएशन है उससे साफ पता चलता है कि प्रेसिडेंट पुतिन बहुत ही आक्रामक हैं और हर हाल में अपने एजेंडाज को वो लागू कर देना चाहते हैं पूरे विश्व के ऊपर। अब आप देखें जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया, वहां पे जान माल की एक भारी नुकसान पैदा कर दिया है। उसके बाद अब उनका अगला जो चरण होगा वो होगा पोलैंड और तमाम नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का। जो सबमरीन्स वो नॉर्थ अटलांटिक में उतारने की कोशिश कर रहे हैं वो सीधा सीधा रूस अपने पुराने व्यापार मार्ग को एक बार फिर से अपने हक में हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। साथ ही साथ पैरेलली उन्होंने ब्लैक सी के ऊपर भी अपने न्यूक्लियर सबमरीन उतार दिए हैं। यानी ब्लैक सी के माध्यम से भी जो अपने व्यापार की जो कोशिशें हैं उसको अपने ग्रिप में ले लेना चाहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन। एक लंबा गेम है, एक लंबी प्लानिंग है और उस प्लानिंग के तहत स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है। वेस्टर्न पावर्स बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, मैं ये कहूंगा, और इसी वजह से पुतिन को एक जगह मिल जाती है अपने हाथ पांव पसारने की। अभी इसमें आप एक दो नए एंगल और देखेंगे अंशुल, तो वो नए एंगल होंगे चीन के साथ इनका जो गठजोड़ बनने वाला है प्रेसिडेंट पुतिन का, और उसके बाद इंडो पैसिफिक में भी उनकी सक्रियता दिखाई देने वाली है। साथ ही साथ विश्व के जो तमाम और इलाके हैं जो जिन पर वेस्टर्न पावर्स का अब तक दबदबा रहा है, वो धीरे धीरे करके रूस के द्वारा एक मोड ऑफ कंटेंशन बना दिए जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ही पुख्ता प्लानिंग करके प्रेसिडेंट पुतिन चल रहे हैं, और ये जो सबमरीन्स हो या फिर जो न्यूक्लियर वार की बार बार धमकियां दी जा रही हो या हाइपरसोनिक मिसाइल्स के इस्तेमाल की बात करी जा रही हो, केमिकल वार की बात करी जा रही हो, ये सब उसी लॉन्गर प्लानिंग का एक हिस्सा है। अब हमको ये देखना है कि कितनी जल्दी पुतिन की इस महत्वाकांक्षा को शांत कराया जाए,
क्योंकि अब ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक सैंक्शंस से केवल काम नहीं चलने वाला है, दुनिया को अब कुछ और तरीके रूस को रोकने के लिए लाने पड़ेंगे। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन पश्चिमी देशों को क्या पुतिन की ये धमकी मानी जाए, क्योंकि जिस तरीके से पनडुब्बियां उतारी गई है और कहीं ना कहीं अब जो है परमाणु जो हमला है उसका भी खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है, तो पश्चिमी देशों को पुतिन की धमकी माना जाए इसे? अंशुल, ये सरासर धमकी है, और सिर्फ पश्चिमी देशों को ही नहीं, वो सारे देश जो कि प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ जाने की सोच भी रहे हैं, उन सबको ये धमकी है। अमेरिका को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, जर्मनी को इस तरह से सीधे धमकी दी जा रही है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पनडुब्बी जहाँ पे उतारी है, जो नॉर्थ अटलांटिक का जो इलाका है, वहां से होकर के रूस का बहुत सारा व्यापार, हालांकि साल के 6 महीने वहां पे बर्फ जमी रहती है, लेकिन जो बाकी 6 महीने हैं वो वहां से कोस्टल एरिया से रूस अपने व्यापार करता है, और वो व्यापार पश्चिमी देशों के साथ, अमेरिका वगैरह, कनाडा वगैरह के साथ होता रहता है। और इसमें मुख्य भूमिका डेनमार्क जैसे देश निभाते हैं। डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, बेल्जियम हो गया, इन सब देशों ने एक तरह से यहाँ पर मध्यस्थ की भूमिका रख रखी है उस व्यापार में। ये उन सारे देशों को एक चुनौती है। हमको ये नहीं भूलना होगा कि नॉर्वे के आसपास के इलाके में इस समय नाटो की एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी चल रही है। उस मिलिट्री एक्सरसाइज के मुकाबले में भी इसको आप देख सकते हैं कि रूस उसको अपने लिए खतरा मानता है। वो मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो रही है, हालांकि वो बहुत पहले से प्लान थी, लेकिन आज जो सिचुएशन है पूरे यूरोप की, उसको देखते हुए पुतिन को भी ये डर लग रहा है कि वो एक्सरसाइज के बहाने कहीं वेस्टर्न कंट्रीज पुतिन को डराना तो नहीं चाह रही हैं। तो इसी तरह से काउंटर स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने अपनी सबमरीन उस इलाके में उतार दी हैं। इसके बहुत ही लॉन्गर इफेक्ट पड़ने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ जब तमाम नाटो की कंट्रीज उसी इलाके में अपनी तमाम आर्मामेंट के साथ, तमाम वॉरशिप के साथ जब वहां पर एक्सरसाइजेस कर रही हैं, वहां पर रूस का अपनी सबमरीन को उतारना सीधे सीधे उनको चुनौती है। इसको आप धमकी भी समझ सकते हैं, इसको आप चैलेंजेस भी खड़े करना समझ सकते हैं, लेकिन ये सरासर वेस्ट को एक तरह से आंख पे आंख डाल करके आंख दिखाने वाली बात है। बिल्कुल। कर्नल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो युद्ध यहाँ पर देखने को मिल रहा है रूस और यूक्रेन का, लगातार ये खतरनाक होता जा रहा है, क्या परिणाम हो सकते हैं इसके आगे? देखिए, पहली बात तो खतरनाक होता जा रहा है। ये खतरनाक तब नहीं था जो पहले दिन से जो फैमिलीज, जो लोग यूक्रेन में मरे हैं, यूक्रेन के क्लेम के हिसाब से रशियन आर्मी के मरे हैं, ये क्या खतरनाक नहीं था? मैं चाहूंगा कि नेटो देश, चाहे यूक्रेन, चाहे रशिया या वर्ल्ड ओवर, एक मौत खतरनाक नहीं है। 100 मौत खतरनाक हो गई, न्यूक्लियर वॉर खतरनाक हो गई, केमिकल वॉर खतरनाक हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि चीजों का सिर्फ कंपैरिजन किया जाए तभी खतरनाक बनेगा। अब हुआ क्या है, जैसा अभी साहब बता रहे थे कि नेटो देश या नॉर्वे या कोई भी कंट्री फॉर दैट मैटर एक्सरसाइज कर रही है। आपकी एक्सरसाइज पहले से प्लान्ड भी है। क्या आप आग में घी नहीं डाल रहे कि उस एक्सरसाइज को रोकने के बजाय, ठंडा होने के बजाय आप उसको और गर्मी दे रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, अगर कल किसी भी वजह से, क्योंकि जब अपने ऊपर पड़ती है तभी सबको दिखता है, कल अगर चाइना सडनली आकर नेपाल और श्रीलंका में एक्सरसाइज करने लगे, तो क्या भारत को क्या यहाँ से मिठाई भेजनी चाहिए कि वेरी गुड सर, आप यहाँ एक्सरसाइज करने आए हैं? क्योंकि देखिए, होता क्या है, एक्सरसाइज एक तरीके का बहाना है, एक तरीके का बहाना है डिप्लॉयमेंट का, बाय द वे, फोर्स को इकट्ठा करने का। भाई, आपको ये बड़ी अच्छी से पता है, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें एकदम से समझ आएगा। चाइना ने लद्दाख के खिलाफ अपने एरिया में एक्सरसाइज करी थी, हाई ऑल्टीट्यूड की, जिसकी इंटीमेशन उन्होंने इंडिया को दी। हुआ क्या कि वो फौज जब एक्सरसाइज खत्म हुई, लौटने के बजाय वो आगे को बढ़ गई। अब आप करिए क्या करेंगे? सो सिमिलरली, अगर रशिया, ये वो वाली बात है कि रशिया अगर अपनी पनडुब्बी एक्टिवेट करता है तो नेटो देश और यूएस बोलते हैं कि जी ये तो अनएथिकल हो गया, या इसमें अटैक के चांसेस हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर है। भाई, अगर आपको यही लैंग्वेज समझ आती है तो हमें बात तो उसी में करना पड़ेगा। भारत ने क्या किया? भारत ने चाइना के खिलाफ आदमी के खिलाफ आदमी, टैंक के खिलाफ टैंक, तोप के खिलाफ तोप खड़ी कर दी। चाइना को समझ आ गया, रुक गया, विड्रॉल भी कर लिया, बातचीत कर रहा है 14 राउंड। सेम इज द केस
वर्ल्ड ओवर ये देखिए, पूरी दुनिया में कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि रशिया बहुत बढ़िया है, नहीं, रशिया ने भी अच्छा काम कोई नहीं कर दिया जिस वजह से हम उसकी तारीफ करें कि जी आपने अटैक कर दिया, इतने लोग मर गए। बिल्कुल। पूरी की पूरी आप दो देशों के लड़ाई के बीच में मैं बेकार में फंसा हुआ हूं कि मेरे देश की इकोनॉमी इफेक्ट होने वाली है, मेरे यहाँ तेल महंगा होने वाला है, वर्ल्ड में एक डिसऑर्डर सा आ गया है, न्यूक्लियर का आपका थ्रेट बढ़ गया है। सो ये जो एक्साइज वर्सेस पनडुब्बीज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रशियंस आर वेरी गुड एट पनडुब्बी वॉरफेयर। यूएस कांपता है। अगर आपको याद हो 71 की वॉर में जब पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर थी, तो अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट मूव किया था, लेकिन वो फ्लीट रुक क्यों गया? क्योंकि रशिया की पनडुब्बी 1 मिनट के लिए पानी की तह से ऊपर आई और फिर वापस चली गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो पनडुब्बी वॉरफेयर में अपने आप में, और स्पेशली न्यूक्लियर होने की वजह से, एक अपने आप डेटरेंस है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यूएस इंस्टिगेट कर रहा है, आग में घी डाल रहा है, उसी तरह मुझे लगता है कि रशिया भी थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल एक्ट कर रहा है, तो वो सीधे एक्सट्रीम मेजर पर चला गया है कि न्यूक्लियर कर दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अनुपम जी, जब इस तरीके की बात निकलकर सामने आई है, पहले तो ये जो कर्नल साहब ने कहा, आप इससे कितने सहमत हैं? और दूसरा मेरा सवाल इसके साथ में ये है कि जब 2014 की बात करें तो क्रीमिया का विलय हुआ था, तब भी शायद इसी तरीके की रणनीति अपनाई गई थी रूस की तरफ से। हाँ अशोक, बिल्कुल सही है। मैं यही शुरुआत में अपने वक्तव्य में कहना चाह रहा था कि ये बहुत ही लंबी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग सिर्फ आज की नहीं है। 2014 के बाद से लगातार रूस ने एग्रेसिव प्लानिंग करी है और उनको एग्जीक्यूट करने में सफलता पाई है। आप क्रीमिया का एग्जांपल भी ले सकते हैं। आप ब्लैक सी के ऊपर जो टर्की और उनके जो रूस के यूक्रेन का जो ट्रायो बनता था, उस ट्रायो की भी मोनोपोली को अपने हासिल करने में उसने तुर्की तक से भी विवाद खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन हालांकि आज सिचुएशन ये है कि टर्की रूस के पाले में है, ये पूरी दुनिया जानती है, और रूस के और टर्की के बीच में ब्लैक सी के ऊपर एक अच्छी खासी कन्वेंशन बन चुकी है, एक आम सहमति बन चुकी है, जिससे दोनों देश अब व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हमको ये जरूर मानना पड़ेगा, कर्नल साहब की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जब आपके पड़ोस में, जब आपको अपने लिए खतरा दिखाई पड़ेगा, तो आप उसकी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। बिल्कुल। जिस तरह की नॉर्वे के आसपास अटलांटिक सी में और तमाम बाल्टिक एरिया में जो भी एक्सरसाइज चल रही, काफी बड़े पैमाने पर चल रही हैं। हालांकि ये पहले से प्लान थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इस समय उनको टाला जा सकता था। मैं इस बात से भी सहमति व्यक्त करता हूं कि इस तरह की जो चीजें होती हैं वो ऑलरेडी टेंस माहौल को और ज्यादा टेंशन क्रिएट करने में काम आती हैं, आग में घी डालने वाली बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन को भी एक जिम्मेदाराना रोल अपनाना चाहिए था। किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में किसी भी वजह से आप अपनी सुरक्षा का हवाला दे करके उसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जो तबाही उन्होंने यूक्रेन में मचाई है, वो कैसे आप जस्टिफाई कर पाइएगा? बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। आपकी सुरक्षा को खतरा था बात, लेकिन उसके लिए भी आपको बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए थे। आपको ऐसी किसी ने पावर नहीं दी है कि आप अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करें। अपनी ताकत से आप निर्दोषों की जान लें, ये बात सही है। चाहे आप एक जान लेते हैं, चाहे 100 जान लेते हैं, जान सब कीमती होती है। बिल्कुल। लेकिन आप इस तरह से एक बने बनाए देश को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसमें आप अपनी सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, और तमाम बातें हम लोग बताते हैं बैठ करके, भाई जी रूस को नेटो से बहुत खतरा था। तो नेटो से खतरा था तो डिप्लोमेटिक चैनल बंद नहीं हुए थे, वहां पर रणनीतिक मसले सॉल्व करे जा सकते हैं। हम आज 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, जहां पर आप बातचीत से मसलों का हल निकाल सकते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और आप देखिए, यूक्रेन को के साथ साथ अब प्रेसिडेंट पुतिन किसको धमकियां दे रहे हैं? एस्टोनिया, लातविया और तमाम अन्य देशों को, छोटे छोटे देशों को जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, और उनके ऊपर भी यही आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है हम आपको डीनाजीफाई करेंगे। अब आज के जमाने में 100 साल पहले का जो नाजीवाद है, उसका आरोप दूसरों पर लगा करके, और आप खुद मतलब पुतिन साहब खुद नाजियों जैसी हरकतें कर रहे हैं। जहां मन करता है वहां जिसको मन करता है मार दे रहे हैं, जहां मन करता है एग्रेसिव हो जाते हैं। 2014 के बाद से लगातार वो अपने रक्षा के नाम पर तमाम देशों को कुचलते हुए जा रहे हैं, और उन देशों को डीनाजीफाई करने की बात कर रहे हैं।
मतलब खुद नाजियों जैसा काम करते हैं और दूसरों को डिनाजीफाई करने की बात करते हैं। एक तरह से ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा बहुत ही गलत, बहुत ही ब्लंडर हो रहा है पूरे विश्व में। वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब करने में सिर्फ पुतिन ही जिम्मेदार नहीं है, उसमें नेटो यानी अमेरिका भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। और इन सब लड़ाइयों से, जो भी लड़ाइयां चल रही हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां, चैलेंजेस जो दिए जा रहे हैं एक दूसरे को, तमाम तरह के वॉर की जो धमकियां दी जा रही हैं, उससे हो क्या रहा है? उससे हो यह रहा है कि जो असल दुश्मन है, और असल दुश्मन कौन है? चीन, जो मानवता के खिलाफ लगातार काम कर रहा है, तमाम देशों के साथ वो उलझने की कोशिश कर रहा है। असल दुश्मन की तरफ से सबकी नजरें हट जा रही हैं। और इधर आप देखिए पैसिफिक के ऊपर, साउथ चाइना सी के ऊपर अब चीन हमलावर हो चुका है। चीन ने अपने कई सारे J-11, J-12 बॉम्बर्स वहां पर उतार दिए हैं, जो कि अंतोगत्वा 1-2 महीने में शायद या साल भर के अंदर ताइवान के ऊपर अटैक डेफिनेटली करने वाले हैं। अब वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है ये कब थमेगा और नेटो कंट्रीज का क्या भूमिका रहेगी, इसका आकलन करने के बाद अब वो ताइवान के ऊपर एग्रेसिव हो जाएगा। यानी कई तरह से इसके रिपरकशंस हमको देखने को मिलेंगे। पुतिन जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, और नेटो कंट्रीज इस पूरे सिचुएशन को डील करने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। यहाँ पे मैं यूएनओ का भी नाम लेना चाहूंगा। यूएनओ ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि दुनिया को शांति स्थापित करने के लिए उनका गठन किया गया था, लेकिन ये अपने गठन से लेकर आज तक बार बार अपने इस प्राइमरी मकसद में हमेशा नाकामयाब रहे हैं। और इस बार एक बार फिर से यूएनओ का मतलब सिर्फ नो रह गया है, वो यूनाइटेड बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। कर्नल साहब, जिस तरीके से ये जो युद्ध की स्थिति बनी है और ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन एक चीज और निकलकर अभी सामने आई थी कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक युद्ध को रोकने की अपील कर रहे थे, वो बातचीत करने की भी बात कर रहे थे, तो रूस जो है वो फिर भी रुक नहीं रहा है। इसके पीछे क्या कारण है या क्या कारण हो सकते हैं? पहली बात ज़ेलेंस्की साहब अगर एक्चुअली युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो ये युद्ध होने की पॉसिबिलिटी तक क्यों पहुंचे? जब आपको लग रहा था कि रशिया एग्रेसिव हो रहा है, डिमांड कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, थ्रेट दे रहा है कि भाई साहब अगर आप नेटो या यूरोपियन यूनियन या यूएसए की तरफ जाएंगे हम नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं इसमें तीनों का फेलियर है। ज़ेलेंस्की का फेलियर है कि वो क्या पढ़ नहीं पाए कि व्हाट इज रिटन ऑन द वॉल। दिख नहीं रहा था आपको, आपके एक्सपर्ट्स को, कि ये हम जा किधर रहे हैं, कि नहीं जी हम तो नेटो जाएंगे। अब आप खुद बोलते हो कि हम नेटो नहीं जाएंगे, और नेटो भी बोलता है हम तो ये ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि तेरी लड़ाई को हम अपने यहाँ क्यों लेकर आए। नेटो का कैरेक्टर, यूएसए का कैरेक्टर अगर आप नहीं पढ़ पाए तो ये आपका पॉलिटिकल फेलियर है मिस्टर ज़ेलेंस्की, ये आपका डिप्लोमेटिक फेलियर है, आपका इंटेलिजेंसिया फेलियर है, आपकी मिलिट्री असेसमेंट का फेलियर है। साथ ही साथ रशिया, भाई मुझे ये बताइए, आपके पास इतनी बड़ी पावर है, इतना बड़ा आपका सो कॉल्ड, आप अपने आप को एक तरीके का वर्ल्ड लीडर बताते हैं, आपके पास डिप्लोमेटिक कोर है, आपके पास थिंक टैंक है, आपके ये सारे के सारे फेल हो गए कि आपको लड़ाई से ही सॉल्व करना पड़ा प्रॉब्लम। आपने 2 साल लगाए, 5 साल लगाए, क्रीमिया को होकर अब तो मेरे ख्याल 7-8 साल हो गए। आप 8 साल में एक अनदर सिचुएशन ऑफ क्रीमिया को अवॉइड नहीं कर पाए, तो ये आपकी नाकाबिलियत नहीं है, ये आपका फेलियर नहीं है। आई थिंक पुतिन ऑल्सो नीड्स टू रियलाइज कि आप जो 7-8 साल से नहीं कर पाए, आप उसको अब 30 दिन की लड़ाई, 40 दिन की लड़ाई में करना चाह रहे हैं। इज इट गुड? इज इट गुड फॉर रशिया? अगर गुड फॉर रशिया है तो जरूर करिए। फिर आप मत डरिए कि आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी, आपका रूबल कहाँ जाएगा, आपका क्या कहाँ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रशिया को ऊपर सैंक्शन लगाकर अगर यूएस को लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो आप मुझे ये बताइए यूएसए के निवासियों कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं कि फ्लोरिडा में आपके पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइन क्यों लगी हुई है? आपको क्या डर है भाई? आपके ऊपर थोड़ी ना सैंक्शन लगाए। आप वेनेजुएला, जिसको कि आप एक तरीके से अगेंस्ट हो रहे थे, आज आप उसे क्यों बोल रहे हैं कि भाई जरा अपना पेट्रोल डीजल हमें दीजिए जी। नेक्स्ट, आपको लगता है कि एनर्जी रिलेटेड वॉरफेयर आप कर लेंगे। आपके अपने कंट्री में, फ्लोरिडा का स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वहां मेरी सिस्टर है,
और उसने मुझे ये बताया एक सप्ताह में 33% प्राइस बढ़ गई। भाई आपने तो सैंक्शन डाले थे रशिया के खिलाफ। अच्छा, वो सैंक्शन भी आपने बड़े सेलेक्टिवली डाले कि ऑयल और एनर्जी रिलेटेड नहीं होंगे सैंक्शंस। क्यों? क्योंकि आपका नेटो भाई जर्मनी और फ्रांस को वहां से चाहिए तेल, क्योंकि अगर कल सवेरे या आज रात को तेल की सप्लाई को रोक दिया जाए तो रातों रात जर्मनी ठंड के मारे मर जाएगा। दे विल नॉट हैव एनर्जी। सो आप बड़े सिलेक्टिव हो रहे हैं अपने सैंक्शंस में। और एक बात, आपने सैंक्शन शुरू में लगाए, कोई असर नहीं हुआ, वॉर तो नहीं रुकी, कोई बात नहीं। अब आप बोलते हैं हम नए सैंक्शन लगाएंगे, इसका मतलब पुराने वाले बेकार थे, अब नए लगेंगे। अब आप इससे और ऊपर कहां जाएंगे अगर ये वॉर फिर नहीं रुकी? क्योंकि ये मेरी गारंटी ले लीजिए कि आपके नए सैंक्शन कल सवेरे वॉर नहीं रोक पाएंगे। वॉर रुकते रुकते भी टाइम लेगी, बिल्कुल। कोई विड्रॉल्स एकदम से नहीं होंगे। आपका वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और ये इस सारी लड़ाई के पीछे जो बेसिक एजेंडा है वो है इकोनॉमिक अफेयर्स का, और उसको रूस और यूएसए दोनों मुझे लगता है गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और वो दिशा है कि इस सब के बीच में बेनिफिट मिलेगा चाइना को, बिल्कुल। उसका ट्रेड आगे बढ़ेगा। अगर कल आप स्विफ्ट रोक कर रूबल को रोक देते हैं तो रूबल ने क्या किया? रोक दीजिए, मैं डॉलर में डील नहीं करूंगा, मैं चाइना के थ्रू करूंगा, इंडिया से मैं रुपए लेकर डील करूंगा 1 to 1। इंडिया के लिए तो फायदा है। बिल्कुल। भाई मैं डॉलर वर्सेस रुपीज में अगर रूबल के साथ कॉम्पीट करूं तो मुझे फायदा है। आपने अपने सैंक्शंस लगाकर अपने लिए तो दिखा दिया, लेकिन मुझे लगता है बैकग्राउंड में जो मेन लड़ाई है वो है इकोनॉमी की, वो है करेंसी सुप्रीमेसी की। ये क्या थानेदारी है कि सिर्फ डॉलर पूरी दुनिया में चलेगा, रूबल नहीं चलेगा, युआन नहीं चलेगा? क्यों भाई? आपका हंटर हर जगह चलेगा, लेकिन दूसरा अपने लिए कुछ करना चाहे तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं हो सकता। ये किस जगह यूएन में लिखा हुआ है? ये यूएन मेरे को समझ नहीं आता कि ये 5 आदमी, ये 5 कंट्री पूरे देश, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के 200 से ज्यादा कंट्रीज के थानेदार कैसे हो गए? भाई किसी का कोई से नहीं है, सिर्फ तुम 5 के पास वीटो है, जो मर्जी आए कर लो। आई थिंक वर्ल्ड ऑर्डर नीड्स अ चेंज, और अगर ये चेंज अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट पर आ रहा है तो मैं फिर भी कहूंगा कि ये एक अच्छी थ्रेट है। ये थ्रेट अकेली है जो विश्व युद्ध को रोके हुए है, ये न्यूक्लियर वॉरफेयर को रोकते हुए है, ये थ्रेट अपने आप में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, और ये इस बात से हम सब सहमत भी है कि वाकई में ये जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है ये वर्ल्ड वॉर को रोके हुए है। अनुपम तिवारी जी, समय बहुत कम है, लेकिन पूरा सारा जो निष्कर्ष है वो आपके दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है? अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए अंशुल, सीधा सीधा जो दिख रहा है अभी, जो आगे क्या होने वाला है वो होने वाला है कि यूक्रेन के साथ जो लड़ाई है वो शायद अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि रूस की लंबी प्लानिंग का ये पहला स्टेप था। इसके बाद रूस अपने एग्रेशन को और दूसरी जगहों पर ले जाएगा। लातविया, इस्टोनिया, पोलैंड, कजाकिस्तान, ये उसके नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं। जो छोटी जो वजह बताई जा रही है कि वो लुहांस्क और डोनेट्स्क को आजाद कर देंगे, वो तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ लड़ाई पे दुनिया भर में कई नए मोर्चे खुलने वाले हैं, और इस बात को पुतिन साहब पूरी तरह से इंश्योर कर चुके हैं। अब आने वाले 1 दशक 2 दशक तक दुनिया शांत रह पाएगी ऐसा बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने से बच रहे हैं। जो ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पर मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे या निभा सकते थे, उन्होंने भी अपनी भूमिका को अच्छे से नहीं निभाया है। तो अब जो चुनौती है उस चुनौती को जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि भारत जैसे देशों को आगे आना पड़ेगा, और आगे आकर के पीस मेकर की भूमिका जिसके लिए वो जाने जाते हैं उसको निभाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बिगड़ता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है उसको समेटने की भरसक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये मानवता के हित में होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जान माल का, इकोनॉमी का, हर तरह का नुकसान पूरी मानवता को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने यहाँ पर दी, चर्चा भी काफी अच्छी रही, और आप लोगों ने समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। तो खतरनाक मूड पर आ गई है जंग। पश्चिमी देशों को पुतिन ने साफ तौर पर धमकी दे दी है, समुद्रों में अपनी पनडुब्बियां उतार दी है। अब इसका अंजाम क्या होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुतिन ने नॉर्थ अटलांटिक में अपनी पनडुब्बियां उतारी हैं और ये पनडुब्बियां परमाणु हथियारों से लैस है। तो
कई इसके खतरनाक परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। और अब ये धमकी के बाद न्यूक्लियर स्टेप आगे क्या होगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।